द ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट इसका सीधा सा मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के साइज के हिसाब से जो रिसर्च और जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो बहुत ही कम है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और रिसर्च के बीच एक संरचनात्मक कमी है। दरअसल इस फ्रेज का यूज द हिंदू अखबार में एक एडिटोरियल छपा, उसमें किया गया था। पूरा फ्रेज था अ ग्रेट विजन एंड द ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट। इसका सीधा सा मतलब कि जो इंडिया की रिसर्च कैपेसिटी है और जो ग्लोबल एम्बिशन है, दोनों के बीच में एक बड़ी खाई है। आसान भाषा में अगर बात करें तो इंडिया के पास एक बड़ी पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी मात्रा में इंजीनियर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, और दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व में चौथे नंबर पे है, यानी ठीक ठाक बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि ये अलग बात है कि इतने इंजीनियर और पीएचडी धारक हैं, लेकिन ज़्यादातर बेरोजगार हैं। और विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट अगर उठा के देखें तो कितनी ज़्यादा असमानता है, जिससे लगता है कि भारत में भी 2 भारत हैं। एक वो भारत जो अमीर वर्ग का है और एक वो भारत जो गरीब वर्ग का है। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इतने बड़ी मात्रा में इंजीनियर, पीएचडी होल्डर और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी भारत में रिसर्च और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे आर-एन-डी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इनोवेशन और हाई एंड टेक्नोलॉजी में आउटपुट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। और इसी खाई को एक फ्रेज के रूप में कहा गया है, यानी द ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट। ये कोई एथोराइज्ड शब्दावली नहीं है, ये बस ऐसे ही यूज किया गया है द हिंदू के एडिटोरियल में। अब रिसर्च के क्षेत्र में हम इतने पिछड़े क्यों हैं, इतनी ज़्यादा खाई क्यों है? तो इसको अगर समझने के लिए हम थोड़ा-सा कुछ डाटा का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ये खाई बढ़ेगी भी क्यों नहीं? पिछले कुछ सालों से हम सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण में इतने उलझ गए हैं कि लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट धीरे-धीरे खत्म ही होती जा रही है। मतलब लोग साइंटिफिक और तार्किक ढंग से सोचना ही बंद कर दिए हैं। अंधविश्वास की जाल में और पाखंड के जाल में फिर से उलझते ही जा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, वैसा दिखेगा। और साथ ही साथ रिसर्च और इनोवेशन जितना भाषणों में सुनाई देता है, उतना हकीकत में होता नहीं है। देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा कि कल्चरल अवेकनेस भी बहुत ज़रूरी चीज़ है और साइंटिफिक टेम्परामेंट वो भी बहुत, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन दोनों की ज़रूरत है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल लाभ के लिए एक चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, और जिससे पॉलिटिकल लाभ होता है, वो भले ही देश के लिए नुकसानदायक हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करती हैं, फ़ायदा उठाती हैं, और इसका खामियाज़ा देश को भुगतना पड़ता है। तो अगर लॉजिकली बात करें कि लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कम क्यों हो रहा, और साथ ही साथ ये जो द ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट हो रहा है, यानी जो रिसर्च की खाई बढ़ती जा रही है, रिसर्च कम हो रहे हैं, उसके कारण क्या है? तो इसके लिए हम कुछ डाटा को देखेंगे। जैसे पहली चीज़ ये कि भारत दुनिया में साढ़े 17% से भी ज़्यादा आबादी वाला देश है। लेकिन ग्लोबल जो रिसर्च में जो कंट्रीब्यूशन करता है, वो 3% से भी कम है, या 3% के आस-पास है। तो हम दुनिया में आबादी रखते हैं 17%, और रिसर्च हमारा मात्र 3% के आस-पास है पूरी दुनिया में। जो पूरी दुनिया में रिसर्च होते हैं, उसका हिस्सा मात्र 3% है। और जबकि यूएसए और यूरोप जैसे देश, उनकी आबादी कम है, लेकिन उनका जो रिसर्च में हिस्सा है, वो भारत से कहीं आगे है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भारत अपनी जीडीपी का जो खर्च है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो 1% भी नहीं करता। अपनी जीडीपी का मात्र 0.6 से लेके 0.7% तक जीडीपी का खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। वहीं वहीं दूसरी तरफ अगर आप विकसित देश जैसे यूएसए देखेंगे और चाइना, इज़राइल देख लेंगे, तो इनका जो जीडीपी का खर्च है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, वो 2.5% से लेके 5% के आसपास है। यानी किसी का 5% है, किसी का 2.5% है, किसी का इन दोनों के बीच में है। और दूसरी बात, अगर इनका इन देशों का, जैसे अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो 27 ट्रिलियन के आसपास है, तो उसका 1% भारत के 10% से कहीं ज़्यादा होगा। यानी भारत की इकोनॉमी अभी 3 ट्रिलियन के आसपास चल रही है। तो 3 ट्रिलियन का 1% कितना होगा और 30 ट्रिलियन का 1% कितना होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्रतिशत के मामले में भी वो हमसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और उनकी इकोनॉमी का जो साइज़ है, वो ही बहुत बड़ी है, तो उस हिसाब से उनका जो अमाउंट है खर्च करने का, वो भारत से बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यूज़ करने के मामले में उनके पास पॉपुलेशन भी बहुत कम है। हमारे पास अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और तीसरी चीज़ है पेटेंट फाइलिंग। हालाँकि भारत ने पेटेंट फाइलिंग में ग्रोथ करी है, लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग बहुत नीचे है। पेटेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने कोई चीज़ का आविष्कार किया, तो उसपे सिर्फ़ मेरा अधिकार होना चाहिए। उसकी कोई दूसरी नकल कोई उसका कोई दूसरा नकल ना कर ले, उस चीज़ को कोई दूसरा ना बनाने लगे। उससे संरक्षण के लिए मैं अपना रजिस्टर कराता हूँ कि भैया मैंने ये चीज़ इनोवेट करी है, और इसलिए मुझे इसका पेटेंट चाहिए। तो जब मुझे इसका पेटेंट मिल जाएगा, तो उस चीज़ को कोई और कॉपी नहीं कर पाएगा। तो मैं जिसको अधिकार दूँगा वही उसको यूज़ करेगा, तो उसका मुझे फ़ायदा मिलता है, मुझे रॉयल्टी मिलेगी, यानी पैसे मिलेंगे मुझे। भाई कोई रिसर्च क्यों करेगा? ज़ाहिर-सी बात है। और इन सब का जो सबसे बड़ा कारण है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की कमी।
जैसा कि आप पहले ही देखें कि जीडीपी का कितना खर्च करता है, मतलब भारत का जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के भी देखोगे, तब भी 1% नहीं खर्च हो पाता अपनी जीडीपी का। एक प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, ये लाभ कमाते हैं, इनके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती राज्य के कल्याण का, लोक कल्याण का, जनता कल्याण का। उसके बाद भी ये अपने लाभ का कुछ प्रतिशत ढंग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च नहीं कर पाते। भारत का प्राइवेट सेक्टर तो ऐसा है कि सरकारी संसाधनों का यूज़ करता है, सार्वजनिक संपत्तियों का यूज़ करता है, मतलब सार्वजनिक संपत्तियों के आधार पे ये लाभ कमाएँगे और लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अब सार्वजनिक संपत्तियों का मतलब कि हवा, पानी, जल, जंगल, ज़मीन, ये सब सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं ना, लेकिन इनका दोहन करके लाभ कमाती हैं कंपनियाँ। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम होते हैं, प्रदूषण हुआ और भी जो नुकसान होते हैं, जलवायु परिवर्तन हुआ, उससे पूरी जनता झेलती है। लेकिन लाभ सिर्फ़ किसको मिलता है? प्राइवेट कंपनियों को। लेकिन उसके बाद भी ये अपने लाभ का एक ठीक-ठाक प्रतिशत अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं कर सकती। इन्हें भी पता है कि ये सब चीज़ें अगर करेंगी, तो इनको भी लाभ होगा, साथ ही साथ जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण या सार्वजनिक संपत्तियों को, वो भी कम होगा और साथ ही साथ देश को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं किस माइंडसेट के यहाँ की प्राइवेट सेक्टर है। तो अगर आप आंकड़ा देखोगे तो जो विकसित देश के प्राइवेट सेक्टर हैं, वो लगभग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 60 से 70% वहन करते हैं। लेकिन इंडिया में प्राइवेट सेक्टर मात्र 36% के आसपास बेयर करता है अपने मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और 64% गवर्नमेंट और लाभ कमाए प्राइवेट सेक्टर। दूसरी चीज़ जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी एकेडमिक और इंडस्ट्रीज़ का एक डिसकनेक्शन है, दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मिसमैच है। यानी यूनिवर्सिटियों में किस तरह का स्किल सिखाया जा रहा है, किस तरह के इंजीनियर बनाए जा रहे हैं, किस तरह के स्किल दी जा रही हैं और कंपनियों को क्या चाहिए, इन दोनों में बहुत मिसमैच है। यूनिवर्सिटियों के जो ज़्यादातर रिसर्च होते हैं, वो थ्योरेटिकल होते हैं, जो प्रैक्टिकली कंपनियों में, इंडस्ट्रियों में एप्लीकेबल उतनी नहीं होते हैं। इसीलिए आप अक्सर सुनते होंगे कि भारत में ज़्यादातर इंजीनियर बेरोज़गार हैं और वहीं दूसरी तरफ भारत की कंपनियों को स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पा रहे हैं, स्किल्ड कर्मचारी नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं, यानी जो यूनिवर्सिटियों में टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है, सिखाई जा रही है या इनोवेट की जा रही है, उसका कमर्शियलाइज़ेशन नहीं हो पा रहा है इंडस्ट्रियों में। और सबसे बड़ी चीज़ है ब्रेन ड्रेन। जो अच्छे स्किल्ड रिसर्चर हैं भी, बहुत बड़े रिसर्चर, अच्छे रिसर्चर हैं भी, तो चले जाते हैं विकसित देशों में। उसका रीज़न आपको पता है, पैसा। पैसे के साथ-साथ जो रिसर्च के लिए जो फंडिंग चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, जो सुविधा चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो भारत से अच्छा मिल जाता है दूसरे विकसित देशों में और साथ ही साथ सैलरी तो है ही, वहाँ अच्छी मिलती है। वो निकल जाते हैं, भारत से निकल जाते हैं ज़्यादातर। तो द ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफ़िसिट जो मुद्दा है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा इश्यू है। क्योंकि जैसे हम संविधान में कहते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उसमें एक शब्द आप पढ़ते हैं संप्रभु। संप्रभु का मतलब ये हुआ कि कोई विदेशी ताकत भारत को कंट्रोल ना करे, भारत अपने निर्णय स्वयं खुद कर सके, कोई इसे कंट्रोल ना करे। तो ये 19वीं और 20वीं शताब्दी का दौर तो है नहीं कि कोई सैनिक शक्ति दिखा के भारत को कंट्रोल करना चाहेगा। आज की जो ताकत है वो तकनीक। अब सोचिए कि अगर भारत का जो कुछ कम्युनिकेशन वाले सेक्टर हैं, अगर अमेरिका अपना जीपीएस सर्विस किसी वजह से जीपीएस सर्विस भारत को देना बंद कर दे, तो भारत की कितनी सारी इंडस्ट्री, कितने सारे उद्योग, कितने सारे व्यापार बंद हो जाएँगे। जैसे ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेज़न जितने भी आप लोकेशन से या कम्युनिकेशन के माध्यम से व्यापार चल रहे हैं, ये सब बंद हो जाएँगे। तो इसी तरह के कई सारे सेक्टर हैं, मतलब हर सेक्टर आजकल तकनीक पे ही है। तो हमें तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ अगर भारत को हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में कल्पना करते हैं कि हम विकसित राष्ट्र बन जाएँगे, तो इसके लिए हमें तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, स्पेस हो, डिफेंस सेक्टर हो, क्लीन एनर्जी सेक्टर हो, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर हो, कम्युनिकेशन सेक्टर हो फार्मा सेक्टर हो, इन सभी पर हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीज़ें आज रणनीतिक क्षेत्र बन गए हैं, रणनीतिक सेक्टर बन गए हैं। और इन सब में हम तकनीकी रूप से तभी आत्मनिर्भर बन पाएँगे, जब हमारे यहाँ रिसर्च ज़्यादा होंगे, हमारी अपनी खुद की इन क्षेत्रों में तकनीकी होगी, विदेशों पर तकनीकी रूप से हमारी निर्भरता कम होगी, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएँगे, तभी हम एक कंप्लीट सॉवरेन नेशन बन पाएँगे और साथ ही साथ 2047 तक जो विकसित राष्ट्र का सपना है, वो पूरा हो पाएगा। और ये सब करने के लिए गवर्नमेंट को फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही साथ फैसिलिटीज़ बढ़ाने के साथ-साथ पब्लिक में अवेयरनेस और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना होगा। यूनिवर्सिटियों को उस हिसाब से बनाना होगा, चलाना होगा। पूरी शिक्षा पद्धति को उस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड करनी पड़ेगी जो जो इंडस्ट्री के डिमांड यानी प्रैक्टिकली वहाँ पे जो तकनीकें चाहिए वो प्रोवाइड करा सके। और इन सब के साथ ज़रूरी है कि भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा दिया जाए, धार्मिक पाखंड को कमज़ोर किया जाए, यानी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सामाजिक
धार्मिक आंदोलन के माध्यम से जिन रूढ़िवादियों को तोड़ा गया, खत्म किया गया, जिन पाखंडों को, अंधविश्वासों को खत्म किया गया, तोड़ा गया, उन्हें फिर से जनता के बीच ना लाया जाए, ना थोपा जाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसी के माध्यम से जो कहा जा रहा है ना कि द ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफ़िसिट, इसको खत्म किया जा सकता है।